आखिर क्या है चाइना का पूरा षड्यंत्र? आखिर कैसे चाइना ने दिया नेपाल को धोखा? आखिर नेपाल को इस नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नेपाल निकल पाएगा ड्रैगन के मायाजाल से? दोस्तों, हाल ही में जनवरी में नेपाल में हुआ विमान हादसा तो आप सभी को याद ही होगा। जिस एयरपोर्ट में यह हादसा हुआ था, आपको बता दें कि उस एयरपोर्ट का उद्घाटन इस हादसे से करीब 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। ऐसे में ये बात काफी चौंकाने वाली है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस एयरपोर्ट में हादसा हुआ था उसे चाइना ने बनाया था। जहां नेपाल इससे अपने लिए दोस्ती का हाथ समझ रहा था, वहीं चाइना ने एक बड़ी चाल चली है जिसमें नेपाल को बुरी तरह से फंसा लिया गया है। कौन है इस हादसे का असली जिम्मेदार, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ ही समय पहले नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। इस हादसे में उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान था, जो कि पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनटों पहले क्रैश हो गया था। जिस एयरपोर्ट में हादसा हुआ था, उस पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हादसे से 14 दिन पहले ही हुआ था, और जिस प्लेन के साथ हादसा हुआ था, एयरपोर्ट के उद्घाटन वाले दिन उसी प्लेन का डेमो फ्लाई किया गया था। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 14 जनवरी को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया था। दरअसल जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ था, उसका निर्माण चाइना की मदद से किया गया था। ऐसे में एयरपोर्ट और यह हादसा अपने साथ कई सवाल खड़े करता है। इस एयरपोर्ट के लिए नेपाल ने चाइना के एक्सिम बैंक से भारी भरकम लोन लिया है। जब चाइना ने इस एयरपोर्ट के लिए नेपाल की मदद की, तो यह बात चर्चा में आई कि शायद चाइना नेपाल की मदद करके एशिया के बाकी देशों की तरह वहां पर भी सेंधमारी कर रहा है। वहीं इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले इसको लेकर कई तरह के विवाद छिड़ गए। दोस्तों, हम बात करेंगे चाइना और नेपाल के इस एयरपोर्ट विवाद को लेकर। आखिर नेपाल को इस नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है इस एयरपोर्ट में खास? दोस्तों, वैसे तो पोखरा में साल 1958 से एक एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल में इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में पोखरा नेपाल का टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है। इसीलिए पोखरा में टूरिज्म के लिहाज से नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। इसीलिए साल 2016 में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जबकि हाल ही में यह बनकर तैयार हुआ था। अभी तक पुराने पोखरा एयरपोर्ट से नेपाल में सिर्फ घरेलू उड़ान यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट ही ऑपरेट होती थी। इसीलिए अब इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मकसद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को स्थापित करना भी है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी प्रति घंटा 600 यात्री संभालने की है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट पर एक समय में 3 अंतर्राष्ट्रीय विमान, 4 छोटे और 8 घरेलू विमान सर्विस में हो सकते हैं। इस एयरपोर्ट पर एक ही रनवे है जो 2500 मीटर लंबा है। यह रनवे बोइंग 737-700, एयरबस A320 और बोइंग 757-200 जैसे बड़े विमानों को संभाल सकता है। एयरपोर्ट 24 घंटे ऑपरेटिंग में कैपेबल है, और इसके साथ ही इस एयरपोर्ट के पास इमरजेंसी लैंडिंग में विमान उतारने के लिए पैराग्लाइडिंग एरिया भी है। आपको बता दें कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सकरी घाटियों में बना हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने यहां से बड़े विमानों के संचालन को लेकर अपने कई डाउट भी जाहिर किए थे, क्योंकि पोखरा घाटी में एयरक्राफ्ट सिर्फ पूर्व दिशा से उड़ाया या उतरा जा सकता है। ऐसे में यहां से चौड़े विमानों के बजाय ज्यादा से ज्यादा 180 सीटों की क्षमता वाले विमानों का ही संचालन किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का रनवे कंक्रीट से बना हुआ है, और यह नेपाल में पहला कंक्रीट रनवे भी है। इस प्रोजेक्ट के हेड के मुताबिक कंक्रीट का रनवे इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे इसका रखरखाव कम करना पड़ेगा, और क्योंकि घाटी में बारिश भी ज्यादा होती है। ऐसे में कंक्रीट का रनवे लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों, इससे एयरपोर्ट से उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए एयरपोर्ट के पूर्व में स्थित पहाड़ी को काटा गया है। साथ ही अगर हम कहें कि भले ही एयरपोर्ट जनता के फायदे के लिए बनाया गया है, लेकिन जो इस एयरपोर्ट की वजह से वहां के पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ, तो यह कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेठे, पानी और पहाड़ पर बहुत ज्यादा पेड़ भी थे जिनको काटा गया था, और उसके काटने से बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान हुआ। पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ लगता है कि अब एयरपोर्ट नेपाल के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट जब से बना है तभी से लगातार विवादों में घिरा हुआ है। आपको बता दें कि चीन की मदद से तैयार किए गए इस हवाई अड्डे को बनाने में करीब 22 अरब का खर्चा आया था। एक तरफ जहां एयरपोर्ट चाइना नेपाल की नई दोस्ती की तरफ इशारा करता है, वहीं दूसरी तरफ इससे चाइना की नीयत का भी पता चलता है, क्योंकि चाइना अक्सर ही छोटे देशों की मदद करके उनको अपने जाल में फंसा लेता है। वहीं जब इस एयरपोर्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ, तो लोगों का शक और गहरा गया। दरअसल जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में भी चाइना के BRI प्रोजेक्ट के तहत पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का जिक्र कहीं भी नहीं किया। जबकि चाइना का कहना है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन नेपाल BRI सहयोग की प्रमुख परियोजना है, और इस बात की घोषणा ऐसे एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले काठमांडू में चीनी दूतावास ने घोषणा की थी। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर नेपाल में विवाद छिड़ गया। जब चाइना ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी एक तरफा घोषणा करते हुए इसे अपनी एक योजना का हिस्सा बताया, तो नेपाल ने इसे अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि नेपाल ये दावा कर रहा है कि उसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किसी परियोजना पर साइन नहीं किए हैं। नेपाल और चाइना में क्या डील हुई है, इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर चाइना का BRI प्रोजेक्ट क्या है।
दरअसल दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार 2013 में वन बेल्ट वन रोड के रूप में बीआरआई परियोजना की घोषणा की थी। दरअसल इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर देशों को सपने दिखाता है और निवेश करता है, और इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने अपने यहाँ के एक्सिम बैंक से कर्ज लेने पर 25% हिस्से को ब्याज मुक्त करने का ऐलान किया था। बाकी बचे हुए कर्ज को चुकाने के लिए 20 साल का समय देने के साथ हर साल 2% की ब्याज दर भी निर्धारित की थी। इस तरह से नेपाल और चीन ने 2017 में बीआरआई को लेकर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत नेपाल में 35 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया था, लेकिन बाद में बीजिंग के अनुरोध पर इन प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई। इस दौरान पोखरा हवाई अड्डे को बनाने का प्रोजेक्ट भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वहीं ऐसे में चाइना की तरफ से जब इस एयरपोर्ट के निर्माण में बीआरआई योजना के तहत बताया गया तो विवाद छिड़ना तो लाजमी था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल सरकार ने पोखरा में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मार्च 2016 में चीन के साथ $215.96 मिलियन का सॉफ्ट लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ऐसे में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और चीन एक्सिम बैंक के बीच हुए ऋण समझौते में बीआरआई का उल्लेख नहीं है, जबकि चीन ने जबरन इस पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को कर्ज का जाल कहे जाने वाली बीआरआई परियोजना का हिस्सा बताकर तनाव को और ज्यादा भड़का दिया। इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर नेपाल का कहना है कि चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कर्ज को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी चीन कहता है नेपाल उसे नहीं मानता है। नेपाल के मुताबिक नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे और नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, ये 2 लाइन बीआरआई के तहत बनाए जाएंगे। यहां तक कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों देशों ने भी अपनी अपनी सहमति दी है। अब ऐसे में जब चाइना ने नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को इस बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत बनाने की घोषणा की है, तो ऐसे लोगों का मानना है कि कहीं नेपाल के इस एयरपोर्ट का हाल भी श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट जैसा हो सकता है। लोगों का मानना है कि अगर नेपाल ये कर्ज नहीं चुका पाता है तो चीन उस पर दबाव बना सकता है और कह सकता है कि पोखरा एयरपोर्ट उसे लंबे समय तक दे दिए जाएं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। चीन ने ठीक ऐसा ही काम श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के मामले में भी किया था। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि चीन नेपाल पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि पोखरा में खासतौर से चाइना के लोगों के इस्तेमाल के लिए होटल, रिजॉर्ट और वेकेशन होम बनाए जाए। वहीं नेपाल के सिविल एविएशन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोखरा एयरपोर्ट पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ पाएगा और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन के एक्सिम बैंक ने जो रकम नेपाल को उधार दी है, उसका ज्यादातर हिस्सा चीन की ही सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी के ही पास चला गया है, क्योंकि एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन की इस कंपनी को मिला था। अब अगर ऐसा होता है तो नेपाल में हालात भी पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। जिस तरह से चाइना ने पहले ही इन दोनों देशों की आर्थिक मदद की है और फिर बाद में दोनों ही देश कंगाल होने की स्थिति में आ गए। क्या लगता है आपको कि क्या नेपाल चाइना के जाल से निकल पाएगा या फिर बाकी के देशों की तरह चाइना के शिकंजे में फंस जाएगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।